गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम क्लास ले रहे हैं रिकॉर्डेड मोड पे क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव था। इसके लिए हम चाह रहे थे बस आपको जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दें, है ना। इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। बाकी आपको वीडियो लेक्चर तो मिल ही गया होगा, और पुराने वाला जो वीडियो लेक्चर हो आप जाकर रिकॉर्डिंग सेक्शन में देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आते हैं टॉपिक पे डायरेक्ट बिना देरी किए। तो हम लोग जनरल सेफ्टी से रिलेटेड बातें पढ़ रहे थे। जनरल सेफ्टी से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके थे। आज हम लोग कुछ और भी टर्म्स को देखेंगे। जैसे एक टर्म है पिट स्लोप फेलियर। देखो अभी का दौर पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी का दौर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिट स्लोप फेलियर। पिट स्लोप फेलियर आखिर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ओपन कास्ट माइंस है तो इसमें बेंच बनेगा। बेंच कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। और बेंच में दो चार टर्म से आपको रूबरू क्या कराएं, पहले ही रूबरू होंगे, फिर भी मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। ये रहा बेंच, ये हॉरिजेंटल है, ये दूसरे बेंच का हॉरिजेंटल है, ये तीसरे बेंच का हॉरिजेंटल है। ऐसा कर करके सब हॉरिजेंटल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंच। यहाँ पे जो खड़ा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंच। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेस। इसको क्या बोलेंगे, इसको फेस बोलेंगे, क्योंकि जब भी ब्लास्टिंग किया जाता है इसी चीज को गिराने के लिए किया जाता है, यानी इसको बोलेंगे फेस। इसको फेस के साथ साथ हम लोग क्या बोलेंगे, बेंच का हाइट भी बोलेंगे, बेंच का हाइट भी कहेंगे। और साथ ही साथ इसी को हम लोग हाई वॉल भी कहेंगे। तो हाई वॉल किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ओपन कास्ट माइंस पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा ये चीजों को, ठीक है। चलिए, तो हाई वॉल किससे संबंधित है, तो हाई वॉल ओपन कास्ट से संबंधित है। तो क्रिस्ट और टो क्या होता है ये भी आपको पता होगा, आई होप, उम्मीद करते हैं। चलिए, तो ये बेसिक चीज आपको पता होगा। इसमें कुछ स्लोप एंगल होता है, अल्टीमेट स्लोप एंगल होता है। चलिए वो भी मैं समझा देता हूँ आपको, आपको पढ़े होंगे बट कोई बात नहीं। चलिए, ये समझिए बेंच है, ये सबसे लास्ट है, इसको बोलेंगे अल्टीमेट पिट। इसको क्या बोलेंगे, अल्टीमेट पिट, मतलब लास्ट वहां तक गया हुआ है बेंच, ठीक है। इसको बोलेंगे अल्टीमेट पिट। जब आप इस अल्टीमेट पिट से लाइन खींचते हुए जितने भी बेंच के क्रेस्ट हैं उस सब से मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं और फिर उसको हॉरिजेंटल से मिलाते हैं, ये जो एंगल बनता है, दिस अल्फा एंगल इज कॉल्ड एज अल्टीमेट पिट एंगल। देखो यार, हम चाहते हैं ना आपको बहुत सारा चीज दे, बहुत सारा चीज दे, हम ऐसा चाहते हैं। तो हम न्यूमेरिकल करवाना चाहते हैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किससे कराना चाहते हैं, ओपन कास्ट से। क्या पूछ सकता है, देखो ऐसा नहीं है कि कोल इंडिया में कभी न्यूमेरिकल पूछा नहीं है, पूछा है लेकिन एक आध बार पूछा है। लेकिन बाकी जो कंपनीज है जैसे एनएलसी है या कुछ कुछ और भी कंपनी है उसमें न्यूमेरिकल ओपन कास्ट का पूछा है। तो स्वेल फैक्टर, बकेट फैक्टर, बहुत ही सिंपल सादा सा कैलकुलेशन है। इस बार भी आप अगर एग्जाम दिए होगे एनसीएल का, तो एनसीएल का एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा गया था, है ना। बकेट से ये एक्सप्लोसिव से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो आप एक बार हमको बताइएगा इसका वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या आप न्यूमेरिकल चाह रहे हैं। आप अगर न्यूमेरिकल चाह रहे हैं तो हम जरूर न्यूमेरिकल करवाएंगे, बस एक बार आपको बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल हो गया। तो स्लोप एंगल क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। तो स्लोप एंगल मान के चलिए बेंच है, हॉरिजेंटल से जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप एंगल। इसको क्या बोलेंगे, स्लोप एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। देखो ज्यादातर ओपन कास्ट माइंस में डीजीएमएस का बस एक ही शिकायत रहता है कि भैया आपका जो बेंच का स्लोप है वो फेल ना करे। बेंच का स्लोप अक्सर फेल कर जाता है, या तो बेंचेस को बोलिए या तो हाईवॉल के बारे में बात कीजिए, ये अक्सर फेल कर जाता है। तो इसके लिए बहुत सारा नियम बनाया, कानून बनाया और देखा गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा दुर्घटना हुआ भाई साहब। जैसे चास नाला ओपन कास्ट माइंस, इसमें दुर्घटना हुआ था। जैसे जयंत प्रोजेक्ट, इसमें आपका पिट स्लो फेलियर हुआ था, डम फेलियर हुआ था। एक है सस्ती, वहां पे हुआ था। उमरेर में भी हुआ था, ठीक है। कुल्दा में हुआ था, है ना। उसके बाद डॉलर बंद में हुआ था, ठीक है। इसके बाद भरतपुर में हुआ था, भरतपुर में, है ना। उसके बाद धनपुरी में हुआ था, भरतपुर धनपुरी, है ना। राजमहल में तो बाप रे बाप, बड़ा बहुत बड़ा बड़ा हुआ था राजमहल वाला, आपको पता होगा 2016 में डिजास्टर हुआ था, ठीक है।
तो ये इतना सारा दुर्घटना बार-बार आखिर हो रहा है, तो डीजीएमएस का ध्यान इसकी ओर गया कि भैया इतना बड़ा दुर्घटना काहे हो रहा है? और जब राजमहल वाला दुर्घटना हुआ ना, तो डीजीएमएस और जितना भी कोल इंडस्ट्री था, ओपन कास्ट माइंस, सभी सहम गए। क्योंकि राजमहल वाला का डाटा ऐसा है कि 10 से ज़्यादा लोग मरे थे ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली कितना होता है ये इसका आइडिया नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा है, राजमहल परियोजना में ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड काम करती है, कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी है। लेकिन इसके अलावा कुछ आउटसोर्सिंग कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जो काम करती है। और प्राइवेट कंपनी जब काम करती है तो मैटर थोड़ा सा दब जाता है, जो प्राइवेट वाले लोग होते हैं उनको नहीं काउंट करते हैं। तो ये कुछ हिसाब किताब है इसका, ठीक है। तो जब राजमहल वाला डिजास्टर हुआ, तो डीजीएमएस का भी ध्यान इसकी ओर गया, और डीजीएमएस साहब इस पे लगातार संशोधन करते गए करते गए करते गए, और एक सर्कुलर निकाला उन्होंने। रेफरेंस का जो सर्कुलर है, सर्कुलर टेक 2/2020 नाम का एक ठो सर्कुलर जारी किया गया है। फरवरी महीना 2020 में एक तो सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें पिट स्लोप फेलियर और डंप स्लोप फेलियर के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए, अभी पहले तो आप समझिए पिट स्लोप फेलियर क्या होता है सर। पिट स्लोप फेलियर क्या होता है? लगातार बेंच है, इसमें से कुछ अगर मान लीजिए ये फेस गिर गया, अगर मान लीजिए बेंच टूट गया, अगर मान लीजिए बीच में से क्रैक आके गिर गया, मतलब कुछ भी खराब हो गया, फेल हो गया ओपन कास्ट माइंस में बेंच के जगह पे, है ना, बेंच का, स्लोप का, हाई वाल का, इन सभी को हम लोग कहते हैं पिट स्लोप फेलियर। अब आता है डंप फेलियर। डंप फेलियर आपको पता है कि डंप स्लोप फेलियर या डंप फेलियर के बारे में बात करें तो वो खैर अलग अलग टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, बताएंगे उसके बारे में, है ना। चल, तो फिलहाल एक एक नियम है, इस नियम को तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। नियम ये है, लिख दे रहे हैं हिंदी में, अपने शब्दों में लिख दे रहे हैं, जब भी 500 मीटर से ज़्यादा डेप्थ में जाएँगे, सरफेस में, ऑब्वियस सी बात है ना, सरफेस में, तो डेप्थ बोलिए तो सरफेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ओपन कास्ट माइंस में, जब भी 500 मीटर से ज़्यादा डेप्थ में जाएँगे, तो स्ट्रिपिंग रेशियो 1/15 प्लान करेंगे, 1/15 प्लान करेंगे। अभी देखिए इसको हम सिंपल भाषा में इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि 1/15 ग्रेडियंट अगर आपको देख के ना थोड़ा सा लगेगा कि ये ग्रेडियंट है क्या है, नहीं। देखो स्टीपिंग रेशियो 1/15 प्लान हम लोग करते हैं अगर पिट स्लोप फेलियर या डंप फेलियर होता है उस केस में, ठीक है। चल, तो ये एक चीज है ना। ओवरबर्डन जैसे से बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे डंप स्लोप का जो खतरा होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अब देखिए डंप पे आते हैं। डंप दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। डंप कितने प्रकार के हो? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं हम लोग स्पॉइल डंप या सिंपल डंप, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं स्पॉइल डंप। मतलब मान के चलिए एक जमीन था, आपको डंप करना है कहीं से, तो आप ले जाके वहां पे लगातार डंप करते गए करते गए करते गए, कुछ ऐसा पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है, इस पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर का हाइट मैक्सिमम आप कितना रख सकते हैं? 30 मीटर। मतलब 30 मीटर से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं जो डम का हाइट होता है वो, ठीक है। इसके बाद ये जो डंप है इसका एक स्लोप होगा, इस डंप का एक स्लोप होगा। तो ये जो स्लोप है वो है 37.5 डिग्री। इसको स्लोप भी कहते हैं और कभी कभी कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। चलिए, तो एंगल ऑफ रिपोज किससे संबंधित है? स्लोप से संबंधित है बेंच का। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एंगल ऑफ ड्रॉ किससे संबंधित है, तो एंगल ऑफ ड्रॉ संबंधित है सब्सिडांस से, ठीक है। जो सरफेस एरिया में सब्सिडांस होता है, लास्ट एरिया में, वहां से कोना पकड़ के जहां से मेनफॉल हुआ वहां का एंगल नापते हैं और जेंटल के वर्टिकल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ ड्रॉ। खैर छोड़िए उस बात, आते हैं इस पे। एंगल ऑफ रिपोज भी कहा जाता है, तो उस भी अगर एंगल ऑफ रिपोज भी पूछेगा 37.5 डिग्री, पिट स्लोप एंगल भी पूछेगा 37.5 डिग्री। अभी ये तो था कि सिंगल तल्ला वाला। अब एक दूसरा होता है टेलीस्कोपिक डंप, टेलीस्कोपिक डंप। ये टेलीस्कोपिक डंप क्या होता है सर? टेलीस्कोपिक डंप होता है जो धरती है, धरती में आपको डंप करना है लेकिन आपके पास जगह एकदम लिमिटेड है। तो आप अगर यहाँ पे डंप करें फिर बगल में डंप करें तो जमीन भी तो खराब होगा ना भाई, अब जमीन भी खर्चा होगा, है? तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, डीजीएमएस से परमिशन लेके आप टेलीस्कोपिक डंप बना सकते हैं। टेलीस्कोपिक डंप कैसे होता है? एक के बाद एक बेंच के ऊपर हम डंप करते हैं,
एक के बाद एक बेंच के ऊपर हम डंप करते हैं, एक के बाद एक बेंच के ऊपर में हम डंप करते हैं, और एक बेंच का जो हाइट होगा मैक्सिमम 30 मीटर होगा, 30 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है, मैक्सिमम नॉट एक्सीड 30 मीटर। ये वाला भी जो होगा पर्सनली वो भी 30 मीटर होगा, ये वाला भी जो होगा वो 30 मीटर होगा, मतलब इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 30 मीटर, नॉट एक्सीडिंग 30 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। तो अब ये जब बनाया है तो अब आप बताइएगा कि स्लोप अगर हम नापेंगे तो क्या इसका नापेंगे? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे अल्टीमेट ओवरऑल स्लोप नापेंगे, यहाँ से करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए यहाँ तक का स्लोप मांगेंगे। और ये जो स्लोप होगा ना, वो स्लोप होगा 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजेंटल, 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजेंटल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1.5 मीटर ऐसे चल रहे हैं ना, 1.5 मीटर 1.5 मीटर अगर ऐसे चल रहे हैं, तो इस केस में मान के चलिए कि आप वर्टिकल डिस्टेंस 1 मीटर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कहना चाहता है, मतलब समझ लीजिए कि आराम से आप पैदल भी चढ़ सकते हैं, हालांकि वैसा बनाया नहीं जाता है प्रैक्टिकली, है ना, हालांकि किताब में ही है वो, लेकिन नियम में ये फॉलो होना बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया तक कवर करना पड़ जाता है ना, तो फिर मेरा एरिया ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत इसमें 19-20 चलता है। खैर, यहाँ तक आपको पता हो गया होगा, आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए, अभी हमने आपको बताया, जो हम उसको सारांश करते हैं, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं। टॉपिक है आपका डंप। डंप हम दो टाइप का बांटते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डंपिंग प्लेस, डंपिंग प्लेस, ठीक है। कहाँ हम डंप कर रहे हैं उस हिसाब से, और स्ट्रक्चर क्या है उस हिसाब से। स्ट्रक्चर से हम दो भाग में बांटते हैं, एक को हम लोग कहते हैं स्पॉइल या फिर सिंपल डंप, जो हम आपको बताएं 37.5 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज, और दूसरा होता है टेलीस्कोपिक डंप, ठीक है, जिसमें हम बताएं कि बेंच के बाद बेंच ऊपर में करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डंपिंग प्लेस के हिसाब से हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंटरनल डंप, एक होता है एक्सटर्नल डंप, ठीक है। देखो ये है क्लासिफिकेशन। क्या इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है सर, जी बिल्कुल हो सकता है ना। एक अलग अलग मैकेनाइजेशन के हिसाब से भी होता है, लेकिन उतना अभी आपका किताब में भी नहीं दिया है, और सर्कुलर वगैरह में भी उतना जिक्र नहीं है उस सब चीज़ का, तो उसको अभी हम लोग फिलहाल स्किप करते हैं। तो डंप दो, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि खाली डंप पढ़ लिए और CMR में थोड़ा सा पलट के कि हो गया आपका, नहीं नहीं मेरे भाई, डंप एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, वो जनरल सेफ्टी से रिलेटेड है, ये सब बात पढ़ा रहे हैं तभी आपको समझ में आ रहा होगा। डंप ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, स्पॉइल डंप, सिंपल डंप, टेलीस्कोपिक डंप हो गया दूसरा वाला, ऑन द बेसिस ऑफ डंपिंग प्लेस के हिसाब से इंटरनल डंप, एक्सटर्नल डंप। तो हमने आपको ये बता दिया जो इससे रिलेटेड डाटा था, टेलीस्कोपिक डंप में बता दिया डाटा, है ना। तो ये डंप वाला इधर वाला खत्म हो गया, बात है ऑन द बेसिस ऑफ डंपिंग प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ डंपिंग प्लेस। तो भैया डंप का हमको तैयारी तो करना पड़ेगा ना, अगर हम डंप बना रहे हैं तो डंप का हमको तैयारी करना पड़ेगा, तो कैसे तैयारी करेंगे भाई साहब, कैसे तैयारी करेंगे? तो सबसे पहले हमको जो जमीन में डंप करना है, उस जमीन को या तो हम उबड़ खाबड़ कर देंगे, क्या कर देंगे, उबड़ खाबड़, नहीं समझे तो हिंदी में इंग्लिश में समझिए, इसको हम इरेगुलर कर देंगे, इरेगुलर कर देंगे। कैसे करेंगे इरेगुलर? ऐसा प्लेन होता है ना, जमीन जमीन तो ऐसा प्लेन होता है, मैदान गांव ऐसा प्लेन होता है, तो हम इसको मैदान नहीं रखेंगे, बल्कि इसमें हम थोड़ा 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 या तो रीपर चला देंगे, हम क्या करेंगे, रीपर चला के इसमें बड़ा बड़ा गड्ढा कर देंगे, कुछ ऐसा ऐसा गड्ढा कर देंगे, गड्ढा कर देंगे, गड्ढा कर देंगे, या तो ये करेंगे, या तो हम ब्लास्टिंग करके गड्ढा कर देंगे ऐसा। जब हम गड्ढा करेंगे तो ये जो गड्ढा होगा 1 से 2 मीटर होगा, ठीक है, 1 से 2 मीटर होगा, इसको हम लोग कहते हैं रिप्ड फ्लोर या ब्लास्टेड फ्लोर। तो कभी पूछा जाएगा कि डंप जब करना होगा तो स्टार्टिंग में जो फ्लोर होता है उसको कितना मीटर तक रब करते हैं, रिप्ड करते हैं या ब्लास्ट करते हैं, तो है 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर तक आप करते हैं। इसमें भी कंडीशन है सर, इसमें भी कंडीशन, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, लिखते जाइएगा कॉपी में, लिखते जाइएगा, जो हम लिखा रहे हैं लिखते जाइएगा। लेकिन डीजीएमएस कहता है कि अगर आप ब्लास्टिंग करते हैं और बगल में खतरा है, अगर मान लीजिए ब्लास्टिंग कर रहे हैं और बगल में कुछ ऐसा है, बगल में बस्ती उस्ती कुछ है,
जहाँ वो जा सकता है या कुछ ऐसा खतरा है, वाइब्रेशन हो सकता है प्रोड्यूस, क्योंकि देखो अगर आप डंप बना रहे हैं, डंप में एक खतरा होता है जानते हैं क्या? अगर सॉफ्ट फ्लोर है ना, सॉफ्ट फ्लोर, आप यहाँ पे ब्लास्ट करेंगे ना, तो ब्लास्ट करने से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ये वाइब्रेशन इस ज़मीन को ना क्रैक ला देगा। और डंप में अगर क्रैक आता है तो वो अच्छा लक्षण नहीं है। डंप में क्रैक एकदम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर क्रैक आ गया तो क्रैक आने के बाद क्या होता है, उसमें पानी-वानी घुसता है, थोड़ा-सा पानी घुसने के बाद हवा घुसता है, तो उससे क्या होता है, डंप का जो क्रैक है वो फैलता जाता है और एक दिन वो पूरा स्लाइड कर जाता है ना? राजमहल परियोजना में भी सेम केस हुआ था। इसीलिए डंप का क्रैक को बहुत ही गहन जांच करना पड़ता है, हर दिन जा के जांच करना पड़ता है अगर क्रैक आ गया तो क्रैक ना, इसके लिए हम लोग ब्लास्टिंग को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और अगर जिस माइंस में रीपर नहीं है उसमें क्या होगा भाई, अब रीपर भी नहीं है, ब्लास्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? तब हम लोग एक टर्म है ना, एक टर्म है ढपला मारना। अभी ढपला मारना क्या होता है, ठीक है? इंग्लिश में भी कोई कोई किताब में लिखा हुआ है ढपला, ठीक है, ढपला मारना। अब ये टर्म देख के आपको हँसी लगेगा, अरे यार ये क्या पूछ दिया था एग्जाम में यार, मजाक करता है क्या, मतलब कुछ भी पूछ देता है, ऐसा थोड़ी होता है। देखो ये मजाक नहीं कर रहा है, बात ऐसा है कि ये जमीन है, सरफेस, ठीक है? अब सरफेस में आप क्या करेंगे, आप डंपर में लोड कर करके मटेरियल मंगवाएंगे। अब मटेरियल कैसा होगा, मिट्टी का होगा नहीं, थोड़ा सा मटेरियल में थोड़ा सा मोरम होना चाहिए, थोड़ा छोटा छोटा पत्थर होना चाहिए, पत्थर का थोड़ा टुकड़ा होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। आप मिक्स को क्या करेंगे, मिक्स को बोलेंगे एक एक बार डंप करते जाओ, है ना, एकदम लाइन से डंप करते जाओ, सब लाइन से डंप करते जाओ, डंप करते जाओ, डंप करते जाओ, डंप करते जाओ, ऐसे कर करके एक एक बार डंप करते जाओ। इससे क्या होगा, इससे आप देखिए उबड़ खाबड़ हो गया है, अब इरेगुलर आउटलाइन हो गया है, कहीं गड्ढा है कहीं ऊंचा है, कहीं गड्ढा है कहीं ऊंचा है। अब अगर इसके ऊपर में आप डंप कीजिएगा ना, तो पूरा मटेरियल एकदम सॉलिड पैक होगा और अच्छे से पकड़ेगा, ठीक है, अच्छे से पकड़ेगा। तो इसीलिए इसको ऐसा माना जाता है, ठीक। चलिए, तो ढपला मारना और ढपला मारने के बाद डंप करना क्यों जरूरी है, और इतना जो हम इरेगुलर बता रहे हैं उबड़ खाबड़ करना क्यों जरूरी है? देखो ऐसा है, रिक्लेमेशन में एक टर्म है, रिक्लेमेशन में जैसे मान लीजिए एक जगह था, वहाँ आप माइनिंग किए, माइनिंग करने के बाद उस जगह पे आप पूरा भर दिए मटेरियल, मटेरियल भरने के बाद उसको छोड़ दिए। तो मटेरियल जब भर के छोड़ दिए है ना, तो 2 से 3 सीजन, 2 से 3 सीजन का मतलब हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है जनवरी का महीना, ठीक है, जनवरी का महीना चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मानसून सत्र, मानसून नहीं, इसको करो ठंडा का दिन है भाई, ठंडा का दिन। तो ठंडा का मौसम पार हुआ, फिर गर्मी का मौसम पार होगा, फिर बरसात का मौसम पार होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ अब मेरा डंप पूरी तरह से पैक हो चुका है, कॉम्पैक्ट हो चुका है। तो जब भी आप रिक्लेमेशन करते हैं तो याद रखिएगा 2 से 3 सीजन। क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ देगा कॉन्सेप्चुअल जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भैया बताइए कितना सीजन लगता है कॉम्पैक्ट होने में, या फिर ऐसे कहेगा, इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डंप को कॉम्पैक्ट होने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। आलतू फालतू ऑप्शन देगा, 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 6 महीना, तो आपको लिखना है 2 से 3 सीजन। 2 से 3 सीजन लगता है डंप को कॉम्पैक्ट होने में। आप डंप का बात कीजिए या फिर बैक फिलिंग वाला एरिया का बात कीजिए, हर जगह 2 से 3 सीजन लगता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय का कमी है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ऐसा है कि आपने बनाया डंप, ठीक, डंप का जो टो होगा ना, टो क्या होता है, पैर, अंगूठा होता है, टो, टो का मतलब अंगूठा होता है तो डंप का अंगूठा क्या होगा, नीचे वाला सबसे पोर्शन। तो जो डंप का टो है, इसके 100 मीटर के दायरे में, 100 मीटर के दायरे में क्या नहीं होना चाहिए, रेलवे नहीं होना चाहिए, रोड नहीं होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक रोड या पब्लिक वर्क वाला ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए। अगर है, ठीक है, अगर है तो उस कंडीशन में, अगर है तो उस कंडीशन में आपको फेंसिंग देना पड़ता है, ठीक है। तो होना नहीं चाहिए, पहला तो ये कंडीशन है, ठीक है, एक्सटर्नल डंप के केस में। और इंटरनल डंप के केस में, चलिए यहाँ पे 2 डाटा है, लिखवा देते हैं तो गड़बड़ करेगा, गुरुबर हो जाएगा। एक्सटर्नल डंप, एक्सटर्नल डंप का कुछ पॉइंट है, फटाफट लिखिए। एक्सटर्नल डंप क्या होता है सर, इंटरनल डंप क्या होता है, समझिएगा। देखो ऐसा है कि माइंस में आप बेंच चलाएं, ठीक है, बेंच चलाएं, बेंच चलाने के बाद आप इसी एरिया को भरना चाहते हैं, यानी बैक फिलिंग करना चाहते हैं, तो आप डंप बना बना के करेंगे ना,
डंप बना बना के करेंगे, एक एक करके भरते जाएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ये सब आगे बढ़ते जाएगा, पूरा पैक होते जाएगा, पैक होते जाएगा, ऐसे ऐसे करके पैक होते जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंटरनल डंप। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल डंप। क्योंकि माइंस में जहाँ काम कर रहा है वहीं पे आपका काम चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल डंप। ठीक है, तो नियम ये है कि जो इंटरनल डंप होगा, लिखिएगा लिखिएगा मेरे साथ लिखिएगा, इंटरनल डंप किसी एक्टिव फेस, एक्टिव फेस मतलब पता है जहाँ पे काम वाम चल रहा है, अभी कोयला वोयला निकालने का काम चल रहा है, उसको बोलेंगे एक्टिव फेस। इंटरनल डंप किसी एक्टिव फेस के 100 मीटर के दायरे में, 100 मीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों मेरे भाई? डंप चला रहे हैं तो भाई उसमें क्या समस्या है? हाँ? क्या समस्या है भाई? देखो ऐसा है कि अगर आप डंप चला रहे हैं ना, तो दो तीन समस्या। पहला तो हो सकता है बड़ा बड़ा बोल्डर डाल रहे हो आप डंप में, अगर ये बोल्डर थोड़ा सा भी आगे ढलक गया तो बड़ा समस्या हो जाएगा, आदमी खड़ा चिपा जाएगा, पिचक जाएगा आदमी, तो ये समस्या है। और क्या समस्या है? देखो जो डंप होता है ना, उसमें कार्बोनेशियस मटेरियल होता है, कार्बोनेशियस मटेरियल होता है। तो जो कार्बोनेशियस मटेरियल होता है ये ज़्यादा जल्दी जलता है, कार्बोनेशियस मटेरियल बहुत ज़्यादा जलता है, तुरंत स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है। उसके बाद आपका लिग्नाइट कोयला में होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग, उसके बाद आपका बिटुमिनस कोयला में होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग, उसके बाद आपका एंथ्रासाइट कोयला में होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है, ये पूरा स्पॉन्टेनियस हीटिंग का सिद्धांत है। एंथ्रासाइट कोयला में बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है आग, नहीं तो कार्बोनेशियस मैटर तो आज छोड़िएगा ना, तो हफ्ता भर में 2 हफ्ता में आग लग जाएगा उसमें। लिग्नाइट कोयला आज छोड़ दीजिएगा खुला, तो उसको लगभग लगेगा महीना भर होते होते आग लग जाएगा। बिटुमिनस कोयला में 1.5 महीना 2 महीना में आग लगेगा, और एंथ्रासाइट कोयला में थोड़ा सा समय लगता है और नहीं भी लगता है। ठीक है, तो इंटरनल डंप 100 मीटर दूर इसलिए रखा जाता है क्योंकि कार्बोनेशियस मैटर होता है इंटरनल डंप में, है ना, और डंप में मैटर कार्बोनेशियस हो, इसीलिए उससे खतरा ना हो, इसके लिए हमको उसको दूर रखना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट। चलो यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं एक्सटर्नल डंप। एक्सटर्नल डंप के बारे में नियम क्या है? एक्सटर्नल डंप के बारे में बोला गया है कि जो डंप का टो है, डंप का टो है, ठीक है, डंप का टो है, उस उससे उससे 100 मीटर दूर तक, 100 मीटर दूर तक अ, कोई पब्लिक रोड, कोई पब्लिक रोड या आपका रेलवे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर है तो हम क्या करेंगे? फेंसिंग लगवा देंगे। अगर है तो हम क्या करेंगे? फेंसिंग लगवा देंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है हम आपको समझाते हैं। मान के चलिए ये है आपका डंप, एक्सटर्नल डंप है। इस एक्सटर्नल डंप का टोटल हाइट है 90 मीटर। ठीक है, 90 मीटर इसका टोटल हाइट है, और इस डंप के बगल में से कोई एक ठो सड़क गुजरा है सर, डंप के बगल में से कोई एक ठो सड़क गुजरा है। तो कहा जाता है कि जो डंप का लंबाई है, डंप का हाइट है, हाइट का दुगुना, यानी 90 मीटर हाइट है तो 90 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 180 मीटर, इससे दूर होना चाहिए पब्लिक रोड। अब पूछेगा कितना दूर होना चाहिए सर? ये तो हो गया कि इससे दूर नहीं होना चाहिए, इससे कम दूरी नहीं होना चाहिए, 100 मीटर से दूर में नहीं होना चाहिए। तो नियम ये है, फॉर्मूला ये है कि 90 मीटर जो आपका बेंच का हाइट होता है, जो सॉरी डंप का जो हाइट होता है, एक्सटर्नल डंप का, चाहे टेलीस्कोपिक कीजिए चाहे स्पॉइल डंप कीजिए, जो हाइट होगा, हाइट का दुगुना दूरी से कम नहीं होना चाहिए पब्लिक रोड का दूरी। ठीक है, पब्लिक रोड का दूरी कम नहीं होना चाहिए। ये कब करते हैं? ये फॉर्मुलेट किया जाता है जब बनाया जाता है, तो उस टाइम इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी इसमें और कुछ पॉइंट है नहीं, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय का अभाव होने के कारण हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट समझाते जा रहे हैं ताकि आपका समय जो है बर्बाद ना हो। ठीक, चलिए एक बार सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन पढ़ लीजिएगा भाई साहब, क्लियरेंस वाले टॉपिक सब ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, है ना, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, तो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। हम CER का वीडियो डाले हुए हैं, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपको जाके देख लेना है। ठीक है, जो क्लास कर रहे हैं उसको लिए तो थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है, सब कुछ डाला हुआ है, हम आपको कट टू कट समझाना चाहते हैं। चलिए अब एक आध को छोटा छोटा चीज़ है। अब अगला टॉपिक है प्रिवेंशन इन इनफ्लेमेशन। सब का सब हम सर्कुलर वाला पॉइंट पढ़ाते जा रहे हैं, हमको 1-2 दिन समय लग गया पढ़ाने में,
लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। आज का दौर थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन इन इन्फ्लेमेबल गैस हज़ार्ड। इन्फ्लेमेबल गैस हज़ार्ड में आप क्या-क्या प्रिवेंशन लेंगे, इसके बारे में थोड़ा-सा समझिएगा, समझिएगा। कहा गया है, गैस का आउटबर्स्ट कब होता है? क्वेश्चन पूछेगा, बताइए गैस का आउटबर्स्ट कब होगा, गैस इमिशन कब हो सकता है? क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक है, बोला गया है गैस आउटबर्स्ट इनमें से कितने गैस की मात्रा रहने पर होगा? समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए, भावनाओं पे जाइए, शब्दों को छोड़िए। गैस आउटबर्स्ट इनमें से कितने गैस की मात्रा रहने पर होगी? इसका ऑप्शन आपको हम चार्ट को दे देंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। 10 मीटर क्यूब पर टन, 36 मीटर क्यूब पर टन, 40 मीटर क्यूब पर टन और 50 मीटर क्यूब पर टन। आप तुक्का मारिए, चलिए। आप मतलब अगर पढ़े तो बताइएगा, नहीं तो तुक्का मारिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मीटर क्यूब पर टन। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, इस क्वेश्चन को रट लीजिए। मतलब ऐसा है कि जब कोई लेयर है, लेयर के अंदर में गैस ट्रैप्ड है, तो लेयर में अगर गैस का मात्रा 36 मीटर क्यूब पर टन है, तो उस कंडीशन में ये दीवार को फाड़ के, यानी आउटब्रस्ट हो जाएगा, दीवार को फाड़ के बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मीटर क्यूब पर टन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जाता है कि मीथेन ड्रेनेज आपको करना पड़ता है, ठीक है। कब करना पड़ता है? तो आप सुने होंगे कि अगर, इसके बारे में सुने होंगे कि मान लीजिए कोई दीवार है कोल का, उसके पीछे में गैस ट्रैप्ड है, तो आप क्या करेंगे? अगर कम मात्रा में ट्रैप्ड है तो आप इसमें होल करेंगे, पाइप लगाएंगे और सीधा रिटर्न रास्ते में ले जाकर गिरा देंगे। और अगर ज़्यादा मात्रा में है तो हम इसको आगे का एरिया को सील कर देते हैं बोरा रख के, ठीक है। तो कम मात्रा में है, यानी कितना कम रहेगा तो मीथेन ड्रेनेज करेंगे, मतलब यहाँ से पाइप निकाल के, पाइप लगा के अंदर में घुसा देंगे और यहाँ से जो मीथेन है उसको चूस के फेंक देंगे बाहर, ठीक है। तो ये कब करेंगे सर? ये हम लोग तब करेंगे जब मीथेन गैस का मात्रा, मीथेन गैस का मात्रा 10 मीटर क्यूब पर टन हो। 10 मीटर क्यूब पर टन हो। मीथेन ड्रेनेज कब करते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन, मीथेन ड्रेनेज कब करते हैं? मीथेन ड्रेनेज तब करते हैं जब मीथेन गैस का मात्रा 10 मीटर क्यूब पर टन हो, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मीथेन से रिलेटेड बात उठाए तो दो चार पॉइंट और बता देते हैं। देखो, टेली मॉनिटरिंग सिस्टम कब लगाया जाता है? टेली मॉनिटरिंग सिस्टम कब लगाया जाता है? तो टेली मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाता है सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में। और फर्स्ट डिग्री में अगर हम कोई मैकेनाइज्ड मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कोल कटने का काम कर रहा है, तो उस मशीन का सेंसर में लगाया जाएगा, ठीक है। सेंसर में लगाया जाएगा। जो जनरली लगाया जाता है वो रिटर्न साइड में लगाया जाता है, डिप्लेरिंग पैनल में लगाया जाता है। तो ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो टेली मॉनिटरिंग सिस्टम सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री में लगाया जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद एक टर्म है, रूबरू करा देते हैं आपको। एक टर्म है पोस्ट गोफ ड्रेनेज। पोस्ट गोफ ड्रेनेज, ये टर्म से थोड़ा सा रूबरू हो जाइए। ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या चीज़ है? देखो भाई, ऐसा है कि अगर माइंस आपका 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो आपने क्या किया? आपने मीथेन ड्रेनेज कर लिया। मीथेन ड्रेनेज कब करते हैं? हमने आपको अभी बताया 10 मीटर क्यूब पर टन रहेगा मिनिमम, तब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, आउटब्रस्ट हो जाएगा, अगर 36 मीटर क्यूब पर टन रहेगा तो आउटब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मीथेन ड्रेनेज तो हमने कर लिया। क्या मीथेन ड्रेनेज करने के बाद और मीथेन उसमें से नहीं निकलेगा? जी बिल्कुल निकलेगा सर। ऐसा है, कोयला है वो, कोयला है तो मीथेन तो इसके अंदर में रहेगा ही, और थोड़ा थोड़ा मात्रा में मीथेन निकलते रहेगा, निकलते रहेगा। तो उसके लिए भी तो हमको कुछ उपाय करना पड़ेगा ना। अभी आउटब्रस्ट था, अभी उतना बड़ा, उतना ज़्यादा मात्रा में गैस था, उसको निकाल लिए हैं, वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो कभी भी गैस निकल सकता है। इसके लिए उस जगह पे हम लोग, जहाँ पे हम लोग ड्रेनेज किए हैं सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री के केस में, हम लोग पोस्ट गोफ ड्रेनेज यानी एक पीरियोडिकल ड्रेनेज करते हैं। पीरियोडिकल ड्रेनेज करते हैं। जैसे मतलब मान के चलिए कि 10 दिन बाद जाएंगे और जाके देखेंगे गैस का मात्रा कितना है। अगर ज़्यादा है तो फिर वहाँ से गैस हम निकाल देंगे, पाइप तो कनेक्टेड है, हमको दिक्कत है नहीं। फिर हम 10 दिन बाद जाएंगे और जाकर देखेंगे गैस जमा हो गया है क्या। अगर गैस जमा हो गया तो फिर हम निकाल देंगे। तो ऐसे करेंगे, जिसको कहते हैं पीरियोडिकल ड्रेनेज।
ये 10 दिन एक्यूरेट नहीं है, ये आगे पीछे हो सकता है, ये मात्रा पर निर्भर करता है। तो यहाँ लिखिएगा पोस्ट गोफ ड्रेनेज कब करते हैं, तो सेकंड और थर्ड डिग्री में करते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आज के दौर में, तो ये चीज आपको ध्यान रखने का जरूरत है। ठीक है, चलिए ओके। एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा अटपटा थोड़ा लगेगा, लेकिन कोई नहीं, हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर कोई मशीन आप लगाए माइंस में, वो मशीन कोल कटिंग करता है, ठीक है, ये सब बात कर रहे हैं तो अभी से अंडरग्राउंड माइंस की बात करेंगे। कोई मशीन लगाया है जो कोल कटिंग का काम करता है, ठीक है। तो कोल कटिंग कर रहा है तो इसमें सेंसर लगे होंगे। क्या लगे होंगे? सेंसर। कौन सा सेंसर लगा होगा? मीथेन डिटेक्टर। मीथेन डिटेक्टर लगे होंगे। और जो सेंसर होगा उसका इंटरलॉकिंग रखा जाएगा। इंटरलॉकिंग रखा जाएगा। किससे इंटरलॉकिंग रखा जाएगा सर? तो जो डिस्ट्रिक्ट का आइसोलेटर होता है, डिस्ट्रिक्ट का आइसोलेटर होता है उससे रखा जाएगा। आइसोलेटर क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट का बिजली काटने में काम करता है, बिजली काटने का काम करता है, उसको आइसोलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो मीथेन ड्रेनेज जो सेंसर में लगा है, मशीन में लगा है, कोल कटिंग मशीन, उसमें वो मीथेन ड्रेनेज मीथेन डिटेक्टर लगा, सॉरी, मीथेन डिटेक्टर सेंसर लगा है। तो उसको हम लोग इंटरलॉकिंग करके रखेंगे आइसोलेटर के साथ। जब भी 0.5%, आप सोचेंगे 1.25% ना भाई, 0.75% ना भाई, मशीन में अगर लगा रहे हैं और इंटरलॉकिंग की बात अगर की जा रही है तो 0.5% से ज़्यादा रहेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप का मतलब पावर ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। ये कहाँ मिलेगा सर? ये गलत है, सही है, कहाँ मिलेगा सर? तो ये सर्कुलर है 4/2020, ये सर्कुलर नंबर है, टेक्निकल वाला सर्कुलर टेक्निकल, उसमें मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रिप कर जाएगा पावर, पूरा पूरी ट्रिप कर जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, कोई पॉइंट छूट ना जाए, बस हम ये ध्यान दे रहे हैं, है ना। चलिए, कोई पॉइंट छूट ना जाए इसके लिए हम थोड़ा अलर्ट रहना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए, एक दो गो फॉर्म फुल फॉर्म है जो दिमाग में आ रहा है तो हम सोचे चलो लिखा ही देते हैं। एक फुल फॉर्म होता है MRN। MRN क्या होता है? MRN होता है मशीनरी डिजिटल प्लेटफॉर्म। सॉरी सॉरी यार, MRN मशीनरी डिजिटल नहीं होगा, मशीनरी रिफरेंस, मशीनरी रिफरेंस नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि माइंस में जितना भी मशीन है, जैसे हर आदमी का एक आधार कार्ड होता है, इसी तरह से हर मशीन का एक तो MRN नंबर होता है, मशीनरी रेफरेंस नंबर। तो वो मशीनरी रेफरेंस नंबर मशीन में ही एक इंडिकेटेड रहता है और मशीन में ही एगो आईडी कार्ड रहेगा, उसका छोटा सा मशीन का आईडी कार्ड जो रखा जाता है, ताकि कल दिन अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है दुर्घटना, तो उसका आईडी कार्ड नंबर देख के उसको ट्रैक किया जा सकता है कि हाँ भाई, MRN नंबर से आप उसको देख सकते हैं कब इसका इंश्योरेंस हुआ था, इंश्योरेंस है कि नहीं, लास्ट कब इसको अपग्रेड किया गया था, वर्कशॉप में कब इसको ये मेंटेनेंस किया गया था, है ना। ये सब कुछ आप देख सकते हैं कि इसका टायर कितना पुराना है, कुछ बड़ा पार्ट बदला गया था तो कब बदला गया था, तो मशीनरी रेफरेंस नंबर से आप सब देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो आजकल ना आईटी का दौर आ गया सर, माइनिंग इंडस्ट्री में भी आईटी का दौर आ गया, ठीक है। दिखाना नहीं लग रहा यार, ठीक, चलो कोई नहीं। तो हम बताना चाह रहे थे कि आजकल माइनिंग इंडस्ट्री में आईटी का दौर आ गया है। तो जब से आईटी का दौर आया है, माइनिंग भी काफ़ी अपग्रेड हो गया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगा लगा करने का लग गया है, ठीक है। तो अभी क्या है, पहले एक रेगुलेशन यहाँ पे हम माइंस रूल का एक रेफरेंस देना चाहेंगे। माइंस रूल में 77 का में होगा टोकन, ठीक है, टोकन। चलिए इसको समझिएगा। देखो माइंस में जब पहले आदमी काम करता था ना, तो उसको एक तो सिक्का दिया जाता था, माइंस का एक सिक्का रहता था जिसमें एक नंबर रहता था। जैसे चांदी का सिक्का होता है ना, उस तरह ब्रॉन्ज का सिक्का मिलता था जिसमें एक नंबर लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, तो 123 नंबर हो गया। तो 123 नंबर खाता में लिख देगा, 123 नंबर मंगरू महतो, मंगरू महतो, ठीक है। तो 123 नंबर मंगरू महतो के नाम पे चढ़ गया। तो मंगरू महतो जब भी नौकरी करने आएगा, ड्यूटी करने आएगा, ये जो टोकन है, ये टोकन लेके आएगा। और टोकन क्या होता था? टोकन के ऊपर में ताबीज जैसा ऐसा रहता था घुसाने का,
इसमें आदमी क्या करता था, धागा डाल के पहन लेता था इसको गला में या हाथ में पहन लेता था। जैसे बिल्ला नंबर देखे हैं ना आप, एक तो मूवी था कूली नंबर 1, तो उसमें बिल्ला नंबर होता है ना, एकदम बाजू में बांध के रखता है, बिल्कुल ऐसे ही आप बाजू में बांधिए, गला में बांधिए, कमर में बांधिए, कहीं बांधिए, आपके बॉडी में होना चाहिए, या फिर आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो आदमी ऐसा टोकन रहता था ब्रॉन्ज का, गोल गोल सिक्का जैसा, तो उसमें ऐसा लगा के वो पहन लेता था उसको, अपना धागा डाल के, रेशम का धागा डाल के पहन लेता था। ठीक है, जब ड्यूटी जाता था तो उसको दिखाता था 123 नंबर, और फिर वो अपना माइंस में घुसता था। 123 नंबर से वो मिला लेता था कि हाँ भाई यही है, कि मंगरूमा तो है कि नहीं है, और ऐसे काम चलता था। लेकिन ये काफ़ी आपका पुराना तरीका था, कन्वेंशनल तरीका था। तो इसको अपग्रेड किया गया, इसको अपग्रेड किया गया, और अपग्रेड करने के बाद अभी जो फिलहाल है इसको आईडी कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया, आईडी कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, आईडी कार्ड में आदमी का बेसिक डिटेल रहेगा, नाम क्या है, पोस्ट क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है ना, इमरजेंसी का एक नंबर रहेगा, ये सब कुछ उसमें दिया रहता है। ठीक है, टोकन में दिया रहता है। ठीक, तो ये जो आईडी कार्ड है, ये आईडी कार्ड लेके आदमी पहुंचेगा ऑफिस। सबसे पहले ऑफिस में क्या बनाएगा, हाजिरी बनाएगा। हाजिरी कौन सा फॉर्म में बनाएगा, फॉर्म डी में, उसको बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म वाला हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाके सर्च कीजिए ब्लैक डायमंड फॉर्म्स, CMR माइंस एक्ट फॉर्म, तो मिल जाएगा आपको, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, तो आईडी कार्ड ऑफिस में जाएगा, हाजिरी बनाएगा, हाजिरी बनाने के बाद फिर वो आगे बढ़ेगा। तो क्वेश्चन ये है, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है डिप्लॉयमेंट, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है डिप्लॉयमेंट। क्वेश्चन ये है कि डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट तो समझ गए हैं, किसी आदमी को हम नौकरी दे रहे हैं तो उसको एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। डिप्लॉयमेंट शब्द का आखिर मतलब क्या है, तो देखो ऐसा है कि मान के चलिए 50 गो आदमी ड्यूटी करने आया माइंस में, माइंस में आया 50 गो आदमी नौकरी करने के लिए। ठीक है, अब हाजिरी बाबू है, हाजिरी बाबू ने क्या किया, सबका हाजिरी बनाया, हाजिरी बन गया आदमी का। अब जो 50 गो आदमी है, इस 50 गो आदमी के ऊपर में एक ठो माइनिंग सरदार या दो ठो माइनिंग सरदार होगा। ठीक है, एक ठो ओवरमैन होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा एक ठो। तो असिस्टेंट मैनेजर तो खैर ओवरमैन को बोलेगा कि यार आदमी बांट दो, तो ओवरमैन क्या करेगा, माइनिंग सरदार को बोलेगा आदमी बांट दो। तो जो दो गो माइनिंग सरदार है, ओवरमैन क्या करेगा, दो गो माइनिंग सरदार को बोलेगा 25 आदमी तुम रख लो, 25 आदमी तुम रख लो। तो माइनिंग सरदार के अंदर में कितना कितना आदमी हो गया, एगो 25 यहाँ, और माइनिंग सरदार दूसरा वाला के अंदर में है ना, बी माइनिंग सरदार में 25 आदमी हो गया। तो आदमी को बांट दिए हैं कि जाइए आप लेके जाइए, और जाके जहाँ आपका फेस है, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे काम करवाइए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट, माने आदमी बांट के आप माइंस में घुसते हैं, तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। तो नियम ये है, अब होता है चाहे नहीं होता है वो अलग बात है, नियम ये है कि जब आपका ड्यूटी या शिफ्ट स्टार्ट होता है, शिफ्ट स्टार्ट होते ही 15 मिनट के अंदर, कितना मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर इम्प्लॉय का डिप्लॉयमेंट कर लेना है। ठीक है, सीधा सीधा इसको लिखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, डिप्लॉयमेंट कर लेना है। तो ये आप समझ गए, आदमी को ड्यूटी जो है शिफ्ट में जैसे स्टार्ट होता है, मान के चलिए 8 बजे सुबह सुबह ड्यूटी स्टार्ट होता है, तो 8 बजे सुबह सब आएगा, हाजिरी बनाएगा, हाजिरी बनाते साथ उसको बांट दिया जाएगा, 8:15 के अंदर सब आदमी को बांट दिया जाएगा कि आज आपका ड्यूटी कहाँ है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। कितना मिनट के अंदर हो जाएगा, 15 मिनट के अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबका, ओके। चलिए, प्रीवियस क्लास में हम आपको सेफ्टी कमेटी के बारे में, सेफ्टी कमेटी कह रहे हैं सॉरी, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में बताए थे, वहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट मेरे से मिस हो गया था, तो हम आपको आज क्लियर कर देना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस, ये पूरा पूरी नाम है इसका, इसको हम लोग नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ट्राई पैराटाइट ट्राई पैराटाइट कमिटी है। अब ट्राई पैराटाइट और बाई पैराटाइट क्या होता है इसको समझिएगा, ये सब पॉइंट कल मेरे दिमाग से मिस हो गया था, तो आज हम बता दे रहे हैं। बाई पैराटाइट कमिटी, स्पेलिंग को छोड़िए, भावनाओं को समझिए। ट्राई पैराटाइट कमिटी का मतलब होता है 3 दल, बाई पैराटाइट का मतलब होता है 2 दल। जब कभी भी मीटिंग होगा कम से कम 2 ठो दल तो चाहिए ना भाई, है?
अगर आप मीटिंग बुला रहे हैं तो आप लोग रहिएगा और एक तो सामने वाला कोई दल रहेगा, तभी तो मीटिंग होगा। तो बाय पैराटाइट कमिटी और एक होता है ट्राई पैराटाइट कमिटी, ठीक है। तो जो बाय पैराटाइट कमिटी होता है, इसमें किसके किसके बीच में मीटिंग होता है? इसमें मीटिंग होता है आपका मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर के बीच में, यानी वर्कर का जो प्रतिनिधित्व करता है या वर्कर है उसके बीच में। ट्राई पैराटाइट में किसके किसके बीच में मीटिंग होता है? ट्राई पैराटाइट में होता है एक मैनेजमेंट का पक्ष जो रखता हो, एक वर्कर का जो पक्ष रखता हो, और एक ट्रेड यूनियन वाला जो है उसका मतलब पक्ष रखता हो, वो तीनों मिला करके मीटिंग करता है। तो ट्राई पैराटाइट कमिटी है। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कैसा कमिटी है सर? ट्राई पैराटाइट कमिटी है। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ट्राई पैराटाइट कमिटी है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। इसमें कौन कौन होता है तो हम आपको बताते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ सरकारी सेवा में लगे, जैसे इंस्टीट्यूशन में कोई पढ़ा रहा है, डीजीएमएस का कोई बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग था जो रिटायर कर गया है, ठीक है। कुछ आपका सर्विस एसोसिएशन, जैसे कोई बड़ा बड़ा एनजीओ एजेंसी चला रहा था, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो वो सब रहता है, मिला जुला के रहता है, सब मिला जुला के रहता है। इसमें क्या चर्चा किया जाता है? इसमें सेफ्टी, वेलफेयर एंड हेल्थ से रिलेटेड चर्चा किया जाता है। सेफ्टी, वेलफेयर एंड हेल्थ से रिलेटेड चर्चा किया जाता है माइन वर्कर का बढ़ाने के लिए। इसको माइंस का वर्कर जो होता है, माइंस का वर्कर को इम्प्रूव किया जाता है, मतलब उसका सेफ्टी बेहतर हो, उसका वेलफेयर ठीक हो, रहन सहन जीवन यापन बेहतर हो, उसका स्वास्थ्य सही रहे। इन तीनों टॉपिक पे डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। इसके बाद पहला सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो पिछले क्लास में हम बताए थे 1958 में पहला सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ गया था। जो पहला हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता। दूसरा भी कलकत्ता में हुआ था, तीसरा भी कोलकाता में हुआ था। जनरली सॉरी 7 साल में होता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। जनरली हम लोग 7 साल में करते हैं, ठीक है। चलिए, 12वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का बात करेंगे तो जनवरी 2020 में हुआ था। 12वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, जो कि अभी सबसे लास्ट वाला सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है ना। अगला कब प्लान्ड है? अगला प्लान्ड है आपका 2027 में। मंथ अभी तक बताया नहीं गया है, 2027 में प्लान्ड है अगला वाला, लेकिन हो सकता है पहले भी हो जाए, है ना। चलिए, ओके। इसमें कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था, है ना। 10वां में कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था, 11वां में कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था, 12वां में कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था। तो मेरा सजेशन होगा कि जो 12वां वाला रिकमेंडेशन है उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या हम ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही पढ़ा देंगे, ऐसा कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपका जो जनरल सेफ्टी वाला पॉइंट है वो खत्म होता है। अब आपका कुछ और से टॉपिक है वो हम पढ़ाएंगे। EIA, EMP, रिक्लेमेशन, ये 2-3 टॉपिक बच गए हैं जो जनरल सेफ्टी से रिलेटेड है, ये हम पढ़ाएंगे आपका। और ये जब खत्म हो जाएगा तो हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। अब आप कहिएगा न्यूमेरिकल का क्या जरूरत है? देखो टाइम खराब चल रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। न्यूमेरिकल किसका रहेगा? ओपन कास्ट का न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। अंडरग्राउंड का न्यूमेरिकल रहेगा, वेंटिलेशन का न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल रहेगा। तो ये सब कुछ न्यूमेरिकल है जो हम करवा देना चाहते हैं आपको, ताकि अगर आप मान लीजिए बहुत खराब दिन चला आपका, बहुत खराब दिन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो खराब दिन में भी आप घबराएं नहीं, ठीक है। हम लोग खराब से खराब टाइम के लिए प्रिपेयर रहते हैं, ताकि अगर अच्छा टाइम आ गया तो खुशी से देंगे, अगर मीडियम वाला टाइम रहा, मीडियम टाइप का सवाल रहा, तब तो और अच्छे से देंगे, और हार्ड वाला रहेगा तो मुस्कुरा के देंगे कि अरे सर तो पढ़ाए थे यार, हम तो पढ़े थे, ठीक है। चलिए, अगला क्लास जरूर कीजिएगा EMP। और ये वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ अभी। प्रीवियस क्लास का जो वीडियो होगा आप टीचमेंट में जाके देख सकते हैं, टीचमेंट में सब वीडियो अवेलेबल है। तो अलग से आपको हमको अपलोड करने बहुत जो समय लग जा रहा है कि यूट्यूब में डालें, आपका थोड़ा सा डाटा खर्चा होगा, 50 MB ज़्यादा लगेगा, क्या प्रॉब्लम है यार, जाके देखो, है ना। रिकॉर्डिंग सेक्शन में पड़ा होगा, रिकॉर्डिंग सेक्शन में देखिएगा, आप खोज के आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला वीडियो अलग से शायद नहीं मिलेगा क्योंकि टीचमेंट से नहीं करवा रहे, तो इसको हम वीडियो डाल देंगे ग्रुप में। मिलते हैं अगले किसी और क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।